हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। स्वागत करने के साथ साथ ये आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई ध्यान पूर्वक करते होंगे, कर रहे होंगे। और ऐसा ही आपको करना है, क्योंकि पढ़ाई या शिक्षा ही वो माध्यम है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। प्रिय विद्यार्थियों, लेकर आई हूं आपकी पाठ्य पुस्तक का एक और नया चैप्टर। जी हाँ, आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह का पाठ 2। लिखा है कवि आलोक धनवा जी ने और नाम है पतंग। पतंग तो आपने अवश्य उड़ाई होगी। उसी के बारे में देखते हैं कि पतंग के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। पतंग के माध्यम से कवि बच्चों की ओर क्या बच्चों की क्रियाओं का वर्णन कर रहे हैं या और भी कुछ कहना चाहते हैं, सब कुछ जानेंगे आप इस वीडियो में। तो आ जाइए मेरे साथ, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं जीवन परिचय की ओर। कवि, अनुभवी कवि आलोक धनवा जी, आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में। कवि आलोक धनवा जी का जन्म सन 1948 में मुंगेर, बिहार में हुआ था। कवि आलोक धनवा के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही छोटी आयु से उन्होंने कविता लिखना आरंभ कर दिया था और इनकी लोकप्रियता छोटी उम्र से काफी थी। बिहार के राष्ट्रभाषा परिषद ने इन्हें साहित्य सम्मान से सम्मानित किया। बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान और पहल सम्मान ने भी इन्हें नवाजा गया। कविता लिखने के साथ साथ यह सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी समाज में सक्रिय रहे। पूत के पांव पालने में ही दिखाई देते हैं। आपने ये कहावत सुनी है, पूत के पांव पालने में दिखना, अर्थात इन्होंने भी अपनी रचनाओं या कविताएं लिखना बहुत छोटी सी उम्र में ही शुरू कर दिया था और आज ये इतने बड़े प्रसिद्धि के रूप में हम देख सकते हैं कि इनकी कविताएं विश्व प्रसिद्ध हैं। रचनाएं हैं, सन 1972 में इनकी पहली कविता जनता का आदमी प्रकाशित हुई। कब? सन 1972 में इनकी पहली रचना प्रकाशित हुई जिसका नाम है जनता का आदमी। ठीक है, कब हुई थी? सन 1972 में। इनकी प्रसिद्ध कविताएं भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां इत्यादि हैं। कवि आलोक धनवा अपनी कविताओं में खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में बिंबों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। उनकी भाषा बहुत ही सहज एवं सरल है और उनकी कविताओं में अलंकारों का सुंदर चित्र दिखाई देता है। अलंकार जो काव्यों की सुंदरता बढ़ाते हैं। अब जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं, ये कविता आलोक धनवा जी के काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है। पूछा जा सकता है प्रश्न में या परीक्षाओं में आपसे कि पतंग कविता आलोक धनवा जी के कौन से कविता संग्रह से ली गई है, तो ये ली गई है दुनिया रोज बनती है। यह एक बहुत ही लंबी कविता है, लेकिन पाठ्य पुस्तक में इस कविता के तीसरे भाग को ही शामिल किया गया है। कविता काफी बड़ी है, लेकिन आपके सिलेबस में उसके तीसरे भाग को ही शामिल किया गया है। प्रस्तुत कविता पतंग के बहाने कवि आलोक धनवा जी ने बाल सुरक्षा एवं उनकी उमंगों का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। कवि ने बिंबों का प्रयोग करते हुए बालकों के क्रियाकलापों एवं प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का बहुत ही व्यापक वर्णन किया है। ठीक है, व्यापक मतलब बहुत बड़ा। यह कविता बिंबों के माध्यम से, बिंब समझते हो आप, प्रतीक या सिंबल्स, ठीक है, तो यह कविता बिंबों के माध्यम से एक नई दुनिया की ओर प्रवेश करती है, जिस दुनिया में शरदकालीन ऋतु का चित्र है, जहां पर तितलियां अपनी रंगीन दुनिया में मौज कर रही हैं। इस दुनिया में कुछ बच्चे हैं जो छत पर पतंग उड़ाते हैं। उन्हें एक ओर गिरने का भय है तो दूसरी ओर विजय पाने की खुशी। कभी कभी बच्चे कभी गिरकर संभलते हैं तो कभी डर से सहमते हैं। बच्चों की भावनाओं का, बच्चों की क्रियाकलापों का, बच्चों की उमंग का, उत्साह का इस कविता में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन कवि ने किया है। देखिए, कविता है, सबसे तेज बौछारें गईं भादों गया। सावन भादों में बरसात होती है, तो सबसे तेज बौछारें गईं भादों गया सवेरा हुआ। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा शरद आया पुलों को पार करते हुए। लाल सवेरा, खरगोश की आंखें लाल होती हैं। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को।
अब देखिए, अब यहाँ पर जो इनकी कविता है इसमें तुकबंदी नहीं है, मुक्त छंद कह सकते हैं इसको, जिसमें राइमिंग्स नहीं होती है उसको मुक्त छंद के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये कविता है परंतु इसमें लयात्मकता नहीं है, परंतु उन्होंने अपने कविता, ऐसा नहीं है कि कविता लयात्मकता ही हो उसमें या छंदबद्धता भी हो, मुक्त छंद भी कविता का एक रूप है। कवि कहते हैं कि अंधेरी रात बीत गई, अब उजाला हो गया है, शरद ऋतु आ गई है। शरद ऋतु का जो सवेरा होता है बिल्कुल खरगोश की लाल आंखों के जैसा होता है। सारे मौसम को पार करके शरद ऋतु फिर से वापस आ गई है। शरद ऋतु किसी बच्चे की तरह है जो अपनी किरणों को तेजी से फैलाते हुए चल रहा है और चमक चमक कर सबको अपने पास बुला रहा है। जैसे बच्चे जब कहीं खेलने जाते हैं, कहीं पर भी, चाहे वो पतंग उड़ाने जाएं या कहीं पर भी खेलने जाएं, एक दूसरे को बुलाते हैं, साइकिल पे आते हैं, घंटी बजाते हैं, चलो भाई मम्मी आता हूं, अभी दोस्त आ गया। ऐसा आप लोग भी करते होंगे ना। तो इसी तरह से शरद ऋतु की जो सुबह है वो बहुत खरगोश की लाल आंखों की तरह तेज है और वो बच्चों को जैसे बच्चे अपने साथियों को बुलाते हैं वैसे ही सुबह जो प्रातः काल है वो भी अपनी किरणों को तेजी से फैलाते हुए सबको बुला रही है। नेक्स्ट है, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीजें उड़ सकें, दुनिया का सबसे हल्का कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। ये पतंग का वर्णन है। देखो, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीजें उड़ सके, दुनिया का सबसे हल्का कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। पतंग, आप बिल्कुल पतंग इस तरह से पतंग है और कुछ इस तरह से पतंग होती है। यहाँ पर कमानी बांध लेते हैं और यहाँ पर उड़ाई जाती है पतंग, और दूर तक जब पतंग जाती है तो छोटी 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 नजर आती है, उड़ती जाती है, उड़ती जाती है, दूर दूर तक उड़ती जाती है और पतंग ही स्वच्छंदता का आभास कराती है। पतंग ही ये बताती है कि किस तरह से बाल मन जो है वो कितना उत्सुक है ऊंचाइयों को छूने के लिए। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे हल्का कागज उड़ सके, वो मंद मंद हवा, क्योंकि पतंग ना तो आंधी में चलती है ना ही एकदम शांत में। पतंग को उड़ाने का एक तरीका है, जीवन जीने का भी एक तरीका है। ना तो बहुत खुशियों में अधिक खुश होकर झूमना है ताकि कर्म करना ही हम भूल जाएं, ना ही कभी विपत्ति या परेशानी आने पर एकदम उदास हो जाना है। ठीक है, पढ़ते हैं इसका भावार्थ। कवि कहते हैं कि बालक शरद चमकीले इशारों से बच्चों के समूह को बुलाता है। बाहर शरद ऋतु ने आकाश को मुलायम तथा सुहावना बना दिया है और ऐसे मौसम में पतंग और ऊंची उड़ान उड़ सकती है। सारा वातावरण इस तरह हो जाता है कि बच्चे पतंग उड़ाएं, क्योंकि शरद ऋतु में बहुत सुंदर 14 जनवरी मकर संक्रांति का जो फेस्टिवल होता है वो पतंग प्रतियोगिताएं का आयोजन होता है। कभी आपने पतंग उड़ाई है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। सारा वातावरण इस तरह हो जाता है कि बच्चे पतंग उड़ाएं, सबसे हल्की और रंगीन पतंग जिसे बच्चों का मन ऊंचे से उड़ाना चाहता है। सब उस पतंग को काटना चाहते हैं, जो कट जाती है पतंग झूम जाते हैं, मतलब ऐसा लगता है उन्होंने जीवन की सारी जंगों को जीत लिया। इतने उत्साह के साथ वे पतंग उड़ाते जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। अब कपास किसका प्रतीक है? कपास अर्थात रुई या कॉटन, ठीक है, जो स्वच्छ मुलायम सफेद होती है, एकदम निर्मल। तो जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं की मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पैग भरते हुए चले जाते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों की खतरनाक किनारों तक। माता पिता भी आपको समझाते हैं, आपके बड़े भी, अरे भाई छत से पतंग मत उड़ाना, क्योंकि जब पतंग उड़ाते हैं ना तो पूरा का पूरा ध्यान पतंग पर, डोर पर, बस ढील दे भाई, दे दे रे भैया ढील दे, और चलती जाती है पतंग की कंपटीशन, प्रतियोगिता, और किसी को नहीं पता है कि छत कहीं मैं गिर तो नहीं जाऊंगा। धरती भी मुलायम हो जाती है, छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैर या बच्चों को यहाँ पर संकेत किया है, क्योंकि बच्चे ही भविष्य हैं, उज्जवल भविष्य हैं। आप ही आने वाले जीवन का, आप ही समाज का कर्णधार बनने वाले हैं। अपने कंधों पर, अपने मजबूत कंधों पर जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो जाइए। आइए पढ़ते हैं।
कवि कहते हैं कि बच्चों के तलवे में कपास बंधी हुई है, उनको कठोर तल का आभास नहीं है। बच्चे तो छोटे हैं, उन्हें नहीं पता है कि जीवन में कितनी सारी मुश्किलें, कभी कांटे भी आ सकते हैं, रास्ते के रोड़े भी आ सकते हैं। उनके कदम तो एकदम कोमल है। कपास यहाँ कोमलता का प्रतीक है, ठीक है। वे बेसुध होकर दौड़ते रहते हैं, एक जगह टिकते ही नहीं है। जब वो दौड़ते रहते हैं तो ऐसा लगता है कि मृदंग बज रहा है, मृदंग बज रहा हो, ठीक है। ऐसा लगता है पृथ्वी उनके साथ भाग रही है। उनके लिए छत की कठोरता भी मुलायम है। उन्हें कुछ आभास नहीं होता, उनको कोई कष्ट नहीं होता। बच्चे खेल खेल में गिर भी जाते हैं, कभी कभी लहूलुहान भी हो जाते हैं और फिर मम्मी पापा से छुपाते हैं। यदि मम्मी को बताया तो मम्मी डांटेंगे कि कहाँ से गिर कर आया, इसलिए वो गिर जाते हैं। कभी कभी चोट भी लग जाती है, लेकिन उनको दर्द ही नहीं होता। आखिर क्यों? क्योंकि धरती माँ उस समय उनको संभाले रहती है। ऐसा लगता है मानो धरती भी सॉफ्ट हो गई है, नरम हो गई है, मुलायम हो गई है। उनके लिए छत की कठोरता भी मुलायम है। कभी कभी तो वो छत के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं, मगर उनका लचीलापन उनको गिरने से बचा लेता है। वो अपने फ्लेक्सिबिलिटी के कारण बच जाते हैं। और कहीं ना कहीं बच्चे जो है वो सच्चे होते हैं और हमेशा वो जो लक्ष्य की ओर जाते हैं। कहते हैं ना कि जब हम अपने कार्य की तरफ आगे बढ़ते हैं, कर्म के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं, तो ईश्वर भी हमारी सहायता करते हैं। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, ठीक है। आगे है, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं, महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र का अर्थात होता है छेद्र, छिद्र। उस समय गिरने से बचाता है सिर्फ उन्हें ही रोमांचित शरीर का संगीत कि भाई अरे रुक 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 उनको बचा लेता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। सोचिए आप, जीवन क्या है? जीवन भी तो नश्वर है। पता नहीं कब किसका अंत है, कब किसकी शुरुआत है। जन्म और मरण सब परमात्मा के हाथ में है। तो हमेशा हमें ऊर्ध्वगामी रहना है। जिस तरह से दीपक की लौ जलते हुए ऊपर की तरफ उठती है और हमें सिखाती है कि निरंतरता के साथ हमें आगे बढ़ते जाना है, थमना नहीं है। कभी कहते हैं कि उस वक्त उनको उनके भीतर की तत्परता मतलब एकदम उत्सुकता, तत्पर हो जाना मतलब रेडी हो जाना, ठीक है, तथा उनका उत्साह में जो लय होता है वह उन्हें गिरने से बचाता है। कॉन्शियस हो जाते हैं वो एकदम। एक धागे के सहारे जो पतंग उड़ रही है, एक धागे के सहारे बच्चों को गिरने से रोक लेती है। बच्चे अपनी कल्पनाओं के सहारे पतंग के साथ उड़ रहे हैं। वे उस पतंग को जितनी ऊंचाई तक ले जाते हैं, उनको लगता है उनका भी उतनी ही ऊंचाई तक नाता है। वो खुले आसमान में अपने आप का वर्चस्व पाते हैं। उन्हें लगता है कि ये संपूर्ण दुनिया मेरी है क्योंकि मैंने पतंग की बाजी जीत ली है। ये ही उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अगर वे गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कभी कभी ऐसा लगता है कि बस गिर नहीं पाने, लेकिन अचानक से वो संभल जाते हैं और फिर वो और भी निडर हो जाते हैं। क्योंकि जो मुसीबतें हैं, जो मुश्किलें हैं, उनसे घबराना नहीं है। उनको हमें पीछे छोड़कर भागना भी नहीं है, मुड़ना नहीं है। क्योंकि मुसीबतें और परेशानियों या कठिनाइयों का हम जितना सामना करते जाते हैं, उतना ही हम और कठोर होते जाते हैं, उतना हमें अनुभव होता जाता है कि अब हमें किस तरह से कदम आगे बढ़ाना चाहिए। तो छत पर गिरने जैसे खतरनाक किनारों से बच गए तो उनमें और भी निडरता जाती कि हम यस आई कैन डू इट, और मैं इसे करके रहूँगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के 5 सेंटेंसेस आपको भी बता देती हूँ, याद रखिएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आप अवश्य पढ़ा कीजिए, उनके सुविचारों को, थॉट्स को, कोट्स को पढ़ा कीजिए। वो विद्यार्थियों के लिए बहुत कुछ नहीं, मैं तो कहूँगी बहुत सारा कुछ छोड़ कर गए हैं। आप उनको पढ़ेंगे, निश्चित ही आप अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। 5 सेंटेंसेस हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा। आई एम द बेस्ट, ठीक है, आई एम द बेस्ट, I can do it. God is always with me. I am a winner and today is my day. किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि मैडम ऐसा क्यों है कि I am the best? क्या मैं ही बेस्ट हूँ? अरे भाई, उन्होंने कहा है I am the best. उन्होंने ये नहीं कहा कि I am only the best. ठीक है, मैं श्रेष्ठ हूँ, ये हम कह सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ। दुनिया बहुत बड़ी है, गोल मटोल है, कब किससे हमारा सामना हो जाए। लेकिन ये जो 5 मैजिकल सेंटेंसेस हैं, ये हमारे अंदर पॉजिटिविटी का निर्माण करते हैं। मैं तो आपसे कहूँगी, कहीं भी आप यदि अभी भूल रहे हैं तो कहीं भी लिख कर या प्रिंट निकाल कर अपने रूम में या अपने स्टडी रूम में
पेस्ट कर लीजिए और बस इसको याद रखिए, रिपीट कीजिए। जब कभी आपको लगे कि यार अब मैं कैसे करूं, मैं ये काम कैसे करूं, तो अपने आप को वही 5 सेंटेंसेस जादू की छड़ी हैं। आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विद मी, आई एम अ विनर एंड टुडे इज माय डे। तो अब वे गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है और उनके पैरों के पास, मतलब उन्हें वो पृथ्वी भी सहारा देती है। कहते हैं जब किसी शिद्दत से चाहो तो कायनात भी उसका साथ देती है, ऐसा कुछ एक डायलॉग है ना। पतंग उड़ाते हुए जब ये बच्चे छतों के खतरनाक किनारों पर गिरने से बच जाते हैं तो उनकी निर्भीकता मतलब निडरता, आत्मविश्वास और अधिक बढ़ जाता है और वे 2 गुने साहस के साथ फिर से छत पर आते हैं और पतंग उड़ाते हैं। ऐसा लगता है ये दौड़ते भागते बच्चे दौड़ नहीं रहे बल्कि पृथ्वी ही भाग रही है। ऐसा लगता है मानो पृथ्वी दौड़ रही है इनके साथ और वो हमेशा पूरी मेहनत, लगन और समर्पण भाव से अपना कार्य करते करते जाते हैं। आशा करती हूँ इसी पतंग की भांति, क्योंकि आप भी आने वाले भविष्य हो, आप भी अपने मस्तिष्क में सपने चुनकर बैठ चुके हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग स्ट्रीम्स में जा चुके हैं। जिसने हिंदी लिया है वो भाषा को हमेशा अपने हृदय में सहेज कर रखिएगा। जिसने हिंदी नहीं भी लिया है उन मित्रों को भी सजेस्ट कीजिएगा कि हम अपनी राजभाषा, मातृभाषा का हमेशा सम्मान करेंगे, क्योंकि सम्मान होता है शुरू हम खुद से। जब हम अपने आप का सम्मान करेंगे जब ही दूसरे हमारा सम्मान करेंगे। जब हमारी मातृभाषा या राजभाषा का हम सम्मान करेंगे तभी दूसरे उसे सम्मान देंगे। तो इस प्रकार से सम्मान होता है शुरू हमसे ही। तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में आपको प्रदान की जाती है और सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी प्रदान किए जाते हैं, जैसे NTSC, ओलंपियाड, IIT, JEE, नीट, UPSC, बैंक, इंश्योरेंस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस। बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।